आज जो कहानी आप देखेंगे वो है शैलजा की, एक महिला जिसका कहना था कि उसका पति एक राजकुमार है और वो एक राजघराने की बहू। लेकिन राजघराने की ये बहू रह रही थी मुंबई के दहिसर इलाके की एक छोटी बस्ती में। शैलजा उस तरह के इंसानों में से थी जो इतने अच्छे और सच्चे होते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। आखिर क्यों? अरे काय झालं? आवाज कुठून आला? अरे मंजू, निशा, क्या हुआ? शैलेजा, काय झालं? डॉक्टर को बताइए ना। अरे पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर पोजीशन इज वेरी क्रिटिकल। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी और ये बच गई। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। आप इस लड़की की माँ है? नहीं साहब, मैं शैलजा की पड़ोसी हूँ। रात को किसी को एक को रुकना था तो मैं रुक गई साहब। उसकी शादी हो गई? हाँ साहब। उसका पति रिश्तेदार? अब मैं क्या बोलूँ साहब? हे दर दिवस नाटक आहे नळावरचं, सारखं भांडत राहतात। तरुण पोरी असून पण मला माझ्याशी भांडत असतात। मला लय कंटाळा आला या लोकांशी। अच्छा नाश्ता रेडी है, आप मेरे साथ खाओगे या बाद में खाओगे? ओफो, कुछ पूछ रही हो? वैसे बहुत अच्छा बना है। अभी भी वक्त है, आ जाओ। लो फिर ये न्यूज़पेपर। जब भी ये न्यूज़पेपर आता है ना आपके हाथ में तो ऐसा लगता है आप तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ। मुझे पता है सुधरोगे नहीं। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपका नाश्ता डाल के ही जा रही हूँ, खा लेना। खाना ढक के जा रही हूँ, खा जरूर लेना। और प्लेट धोने वोने के चक्कर में मत पड़ना, मैं धो लूंगी आके। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ देखो, दवाई लेना तो भूल ही गई। आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा जा रही हूँ, लव यू। साहब, शैलजा बहुत अच्छी लड़की है, अपने काम से काम रखती है। समझ में नहीं आता उसका दुश्मन कौन है। पीछे भगा रहे। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी ज़्यादा उससे बातचीत तो नहीं होती थी, बस आते जाते कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती थी। और हाँ साहब, आज तक मैंने कभी उसके मर्द को भी नहीं देखा है। शैलजा बहुत अच्छी औरत है साहब, मैंने उसको कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। 6 महीने पहले इधर रहने को आई थी वो। क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? नहीं नहीं, रो कर रही हूँ, वो आँख में कुछ चला गया था मिर्च जैसा। अभी रहने आई है तू? अकेली है तू? नहीं अकेली कहाँ, वो मेरे हस्बैंड है ना साथ में, वो अभी किसी काम से गए, आते ही होंगे। मैं यहीं पास में रहती हूँ, मेरा नाम मंजू है। मैं कुछ मदद कर दूँ सामान रखने में? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। वो दरअसल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं मैं ज़्यादा किसी से बात करूँ। बाकी आप इतनी मदद कर रही हैं उसके लिए थैंक यू। वैसे क्या करते हैं वो? कौन? अरे वही तेरा मर्द, और कौन? ओ मेरे हस्बैंड। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं।
वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड, इसीलिए तो आज तक कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। लव मैरिज है ना, तो फैमिली वालों ने नाराज़ होकर रिश्ता ही तोड़ दिया। बस सोच रहे हैं नया बिजनेस शुरू करेंगे, उसी के सिलसिले में किसी से मिलने गए हैं। अच्छा आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। तभी का तभी आइडिया पड़ गया था मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बोल के मुझे क्या करना था। लेकिन बेचारी को अपने पति पे बहुत भरोसा था। हाँ साहब, खुद के लिए वो खर्च करने से पहले 50 बार सोचती थी, और पति के लिए तो वो जितना खर्च करती उतना कम था उसके लिए। ये कॉलीफ्लावर कैसे दिया? वैसे तो 20 रुपये पाव किलो है, पूरा चाहिए तो 100 में पड़ेगा आपको। अच्छा ये एक दे दो। अरे ये ले ना, 5 रुपये पाव पड़ेगा, ऊपर से काला है लेकिन अंदर अच्छा है। भैया ये दे देना। नहीं, मेरे पति फ्रेश सब्जी ही खाते हैं, यही दे दो। अरे सुन शैलजा, ये पुष्पा, अरे तू काहे को मुझको रोक रही है? आज मैं इसको बोलने ही वाली थी। अरे जाने देना, अगर वो खुश है तो उसे रहने दे। सपनों की दुनिया में जी रही है वो, एक दिन बहुत तकलीफ होने वाली है उसे। मैंने कुछ उस पर जुल्म नहीं किया साहब, जो सच था वही बोला, वो सच जो किसी और को कहने की हिम्मत नहीं थी। कौन सा सर? आप कब तक नहाएंगे? 10 मिनट में दाल भी रेडी हो जाएगी, जल्दी आइए, पानी खत्म हो जाएगा। पता है ना कितनी दूर से यहाँ पानी लाना पड़ता है, जल्दी आइए। अरे पुष्पा, थोड़ा घी चाहिए था, सुबह खत्म हो गया। तुझे तो पता है बच्चे घी के बिना रोटी नहीं खाते। कल लौटाती हूँ मैं तुझे। हाँ, अरे वो बनियान मैंने टॉवल के पीछे ही टांगी थी, अच्छे से देखो टॉवल से छुप गई होगी। ये भी ना, अरे पुष्पा वो मैंने ना दाल बाटी बनाई है, और तुझे तो पता है बाटी में कितना घी लगता है। अब मेरे पास भी थोड़ा ही घी था, और वो भी तुझे दे दूंगी तो इनको क्या दूंगी, खामखा नाराज हो जाएंगे। अरे तू एक काम करना, निशा से ले ले मेरी दाल। बंद कर अपना ये तमाशा, नहीं तो आधी पागल से पूरी पागल हो जाएगी एक दिन। अरे क्या लगा रखा है, मेरा पति ये, मेरा पति वो। कहाँ है तेरा पति? चल दिखा, दिखा दे कहाँ है। अरे किधर है, भाग गया क्या? हाँ, जब देखो पति की बात करती रहती है। किससे बात करती रहती है तू? चल आ इधर और देख देख, यहाँ कोई दिखा तुझे? अरे अकेले रहती है तू यहाँ पर, समझी? जब देखो मेरा पति ये, मेरा पति वो लगा रखा है। अरे छोड़कर भाग गया है वो तुझे, अब नहीं आएगा, समझी? चुप शैलजा, चुप हो जा। वो आएंगे ना? तू इतना प्यार करती है ना, तो वो जरूर आएंगे। चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। आएंगे, चुप हो जा। आएंगे, हाँ, मेरे पति आएंगे, आएंगे, हाँ, हाँ, आएंगे। शैलजा, दवाई कहाँ है? हाँ, मेरे पति आएंगे। कौन थी ये शैलजा और क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? और कौन था उसका पति जिसके आने की आस वो छोड़ना नहीं चाहती थी? लेकिन छोड़कर तो वो जाते हैं जो साथ होते हैं, पर शैलजा के साथ तो किसी को किसी ने कभी नहीं देखा था। तो क्या वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार थी जिसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता था? अगर ऐसा था तो एक गरीब, कमजोर, बीमार और अकेली औरत किसी का क्या बिगाड़ सकती थी? क्या नुकसान पहुंचा सकती थी किसी को? और किसके लिए खतरा हो सकती थी, वो भी इतना बड़ा कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने की कोशिश की जाए? सब लगता नहीं है कि उसके साथ कोई और भी रहता था। हो सकता है उसकी दिमागी हालत खराब हुई हो और उसके पति ने उसे छोड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पति ने उसे छोड़ने के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। ये तो सवाल ये उठता है कि शैलजा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो कहाँ की है, मुंबई की है या बाहर से आई है? उसके रिश्तेदार कौन है, उसके माता पिता कौन है, किसी को भी कोई क्लू नहीं था। सिर्फ कैसे कहे ना कि एक सेकंड, सब ये देखिए ना, ये साड़ियाँ, ये बाकी सब चीज़ें सारी महंगी लगती है। एक स्लम एरिया में रहने वाली औरत के पास इतनी महंगी चीज़ें अजीब लगती। सर, ये मोबाइल वहाँ मिला।
साहब ये मेडिसिन, निशा ने बताया था कि शैलजा की दिमागी हालत कुछ खराब थी, उसके लिए वो मेडिसिन भी लिया करती थी। लगता है ये वही है। इतनी सारी दवाइयाँ? यादव, अगर हमें इस केस में आगे बढ़ना है तो हमें इस केस के पीछे जाना होगा। इस अटैकर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लड़की की जिंदगी की डिटेल से ही मिलेगी। ये लड़की पहले ही यहाँ पे रह रही थी, लेकिन है ये लड़की अच्छे घर की। पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं, और अगर है तो कौन है और कहाँ है। अरे हाँ यादव, एक फोन मिला था ना? फोन दिया सर, इस कॉल लॉग में तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। एक ही नंबर, और कोई दूसरा नंबर है भी नहीं। और इसी नंबर पे उसने कॉल किया और कॉल रिसीव किया है। इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी करीबी का या फिर किसी रिश्तेदार का। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये उसी शख्स का नंबर हो जिसने शैलजा पर अटैक किया। कितनी बार कहूँ यहाँ पे फोन नहीं करना? अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। जी सर, शैलजा हमारे यहाँ पहले काम करती थी। आदत लगा रखी है ना लेट आने की। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि मुझे सुबह में कितनी प्रॉब्लम होती है, खुद ऑफिस के लिए निकलना होता है और साहब का सब रेडी करना होता है, और तुम क्यों लेट आती हो हर वक्त? मैडम सॉरी, वो मुझे अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाना था। प्लीज तुम मुझे ये सारी कहानियां मत सुनाओ, जाओ जाकर रोहन बाबा को उठाओ और तैयार करो, वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी उसकी। नहीं, मैं उसे 2 मिनट में रेडी कर देती हूँ। ये साक्षी, वेयर इज माय टाई यार? रमेश तुम खुद नहीं ढूंढ सकते? मुझे भी रेडी होना है, आई एम आल्सो गेटिंग लेट। चलिए जल्दी उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलिए रोहन बाबा, चलिए उठिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी नहाने चलिए, चलो। अच्छा आप सुनो, रोहन बाबा को स्कूल बस में छोड़ने के बाद तुम घर आके डस्टिंग करना, सारे फैंस क्लीन करना है, बहुत धूल जम गई है उन पे। उसके बाद मशीन में कपड़े डाल देना, रोहन बाबा को लेने प्लीज टाइम से चली जाना, ये ना हो कि उसकी बस चली जाए और उसे वहां तुम्हारा वेट करना पड़े, ठीक है? उसके बाद उसे स्नैक्स दे देना और 3 बजे उसे लेकर आर्ट क्लास चली जाना, समझ गई ना तुम? जी। कभी कभी लगता है ना हमने गलती कर दी है इसको काम पे रख के। देखा ना तुमने, कुछ याद नहीं रहता इसको, पता नहीं हमेशा कहाँ लॉस्ट रहती है ये। सच कहूँ तो मुझे रोहन के लिए डर लगता है कभी कभी। डोंट बी सो मीन साक्षी। अरे जब से उसने ज्वाइन किया उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। बैठो, कितनी सिंसियर है वो, और रोहन से प्यार भी करती है, राइट? कभी आप लोगों ने शैलजा के पति को देखा है? कभी उससे मिलने आया हो या पिकअप करने, या फिर आप दोनों ने कभी उसके पति की फोटो उसके पास देखी है? जी नहीं, मगर वो उसके बारे में बातें किया करती थी। उसके पति के अलावा हार्डली कोई टॉपिक होता था उसके पास बात करने के लिए। क्या बातें किया करती थी? यही कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, प्रिंस है कहीं का। दरअसल ना मेरे हस्बैंड बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। ऐसी बातें सुनने में ज़रा अजीब तो लगती हैं, मगर उसकी चीज़ों से ये क्लियर था कि वो ज़रूर किसी अच्छे घर की है, तो उसका पति भी ठीक ठाक ही होगा। कभी कभी बुरा लगता था उन लोगों के लिए कि हालात के चलते उन्हें इस तरह की टफ लाइफ बितानी पड़ रही है। अगर शैलजा अच्छी थी फिर भी आप लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, क्यों? एक्चुअली सर, शैलजा उस दिन हमारे बेटे रोहन को आर्ट क्लास ले गई थी। उसे हमारे लौटने से कई जल्दी पहले वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस वक्त हम दोनों ऑफिस से वापस लौटे तो दरवाज़ा लॉक था। शैलजा और रोहन दोनों का ही कोई पता नहीं था। हमने शैलजा को मोबाइल पे काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई ये औरत मेरे बच्चे को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस का भी फोन नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना आपसे कि ये औरत ठीक नहीं है हमारे बच्चे के लिए, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको बहुत यकीन था ना इस पे, जस्ट बिकॉज वो उसी स्लम में रहती है जिसमें आपका वो प्यून रहता है। व्हाट लॉजिक इज दिस? टेल मी व्हाट लॉजिक? रोहन,
कहाँ ले गई थी मेरे बेटे को? मुझसे गलती हो गई, तुम पे यकीन किया और रोहन की देखभाल के तुम्हें हायर किया। इट्स माय मिस्टेक। लेकिन सर आप प्लीज मेरी शट अप। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। आज मैंने उनको देखा, अपने पति को, और वो किसी और औरत के साथ थे। मैं उनके पीछे भागी, उनसे पूछना चाहती थी कि वो औरत कौन है। और तो तुम ये बाद में भी पूछ सकती थी ना। तुम यहाँ आने के बाद अपने घर जाकर नहीं पूछ सकती थी उसे। इसीलिए तुमने मेरे बेटे को 6 घंटा उसके पीछे पीछे घुमाया। यू आर मैड। पागल हो तुम। हाँ पागल हो चुकी हूँ मैं। पागल हो चुकी हूँ जब से मैंने अपने पति को उस औरत के साथ देखा है। कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पूछूंगी उससे कि वो औरत कौन है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से तुम। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सोचना चाहिए था कि रोहन आप लोग उसकी फिक्र कर रहे होंगे। मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मुझे क्या हो गया पता नहीं, मुझे क्या हो गया। मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। शैलजा दावा कर रही थी कि उसने अपने पति को देखा था। उसका ये दावा सच्चा था या फिर उसका बीमार दिमाग फिर से उसके साथ कोई खेल खेल रहा था, ये जान पाना मुश्किल था। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तय थी और वो ये कि उसे मदद की जरूरत थी। बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बीमार को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, हमदर्दी और इलाज। अगर शैलजा को ये मिला होता, कोई उसे डॉक्टर या पुलिस के पास ले गया होता, तो पुलिस उसकी तरफ बढ़ रहे खतरे को पहचान कर उसकी रक्षा कर पाती और डॉक्टर उसका इलाज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, शैलजा आज कोमा में है, यानी कि मौत के मुंह में, और पुलिस अब तक ये नहीं समझ पा रही है कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब कब तक होश में आएगी? कुछ आइडिया? देखिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन टेस्ट के दौरान एक बात सामने आई है। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयाँ ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी, और इस तरह की हैवी डोज की दवाइयाँ अक्सर रेयर केस में दी जाती हैं, और इस तरह की दवाइयाँ लेने के बाद पेशेंट रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल ढंग से नहीं जी सकता। मतलब कि वो हेलुसिनेट करने लगते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो जिस चीज के बारे में वो सोचते हैं उन्हें दिखाई या सुनाई देने लगती है, और उन्हीं बातों को वो सच मानने लगता है। अब इन्हें इतने हाई डोज की जरूरत थी कि नहीं, इसका पता तो इनके होश में आने के बाद ही लग सकता है। शैलजा एक पढ़ी लिखी लड़की है, और अगर हम ये कहें कि वो जानबूझकर या फिर अनजाने में ये हैवी डोज की दवाइयाँ ले रही है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयाँ दे रहा है। प्रिस्क्रिप्शन उसने अपने पास में रखा है, वो जानता है कि शैलजा पढ़ी लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने देखा तो वो जान जाएगी कि जो दवाइयाँ वो ले रही है वो उसको ठीक करने के बजाय और बीमार कर देंगी। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि शैलजा पर जानलेवा हमला करने वाला और उसे दवाइयों की ज्यादा डोज देने वाला दोनों इंसान एक ही है? हो सकता है दोनों इंसान एक ही हैं, लेकिन अगर ये दोनों अलग इंसान हुए फिर भी इन दोनों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम शैलजा के बैकग्राउंड के बारे में कहां तक पहुंचे? नहीं सर, इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे हम शैलजा की जिंदगी के बारे में पता चल सके। तुम एक काम करो यादव, पता करो कि शैलजा को खोली किसने दी, वहां से जरूर हमें कोई क्लू मिलेगा। ठीक है सर। ओए साहब, शैलजा को खोली मैंने दिलाई थी, पर बाला के कहने पे। बाला? ये बाला कौन है? वो भी मेरी तरह एक एजेंट है, ये उसकी ही कस्टमर है, इसके लिए मैंने उसे खोली दिलाई। ये बाला कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, उधर से पहले इसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलाया था उसे 1 साल पहले। देखिए एकदम बढ़िया व्यू। और मैडम, इस घर में जो पहले लोग रहते थे ना, वो लोगों ने आज खुद का घर ले लिया है। मतलब एकदम पॉजिटिव फ्लैट है। हाँ वो तो है। तो बोलो एग्रीमेंट कब कराना है? जितनी जल्दी पॉसिबल हो। मेरे हस्बैंड तो बिजनेस टूर पे बाहर गए हैं, तो मैं अकेली एग्रीमेंट करूंगी। ओके। और जितनी जल्दी हो सके हमें शिफ्ट करना है। आप परेशान हो गए हम होटल में रह के। होटल? हाँ साहब, मुझे भी यही कहा था वो लोगों ने कि एक सिटी से शिफ्ट हुए और एक होटल में रुके हुए। पार्टी भी अच्छी खासी थी और रेंट भी अच्छा खासा दे रहे थे।
तो मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और उनका काम फटाफट करवा दिया साहब। ये बता कि शैलजा ने जब एग्रीमेंट करवाया तब उससे कोई आईडी प्रूफ लिया था तुमने, जिससे पता चले कि वो कहाँ की रहने वाली है? साहब ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिया। बिना आईडी लिए तुमने किसी अनजान औरत को फ्लैट दिलवा दिया? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें पता नहीं कानून में ऐसा करना जरूरी है? सॉरी साहब, मैं सोचा था कि उनके जाने के पहले उनसे प्रूफ ले लेता, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। वो क्या है ना साहब कि 6 महीने में उनकी हालत ना एकदम खराब हो गई थी साहब। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे पता है मुझे आपको रेंट देना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे क्या थोड़ा टाइम मैडम, 2 महीने का रेंट चढ़ा दिया आपने। अब मैं अपना काम धंधा छोड़ के आपके आगे पीछे दौड़ेगा बोलो? आज मेरे को पूरा रेंट चाहिए बस। अरे लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कितने दिन से घर नहीं आए हैं। अभी उसका मैं क्या बोलेगा मैडम? हाँ, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो फ्लैट खाली कर दो ना आप। नहीं, ऐसे कैसे? मेरे पति पीछे आएंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अभी हर तरफ से तो आपका नहीं चलेगा मैडम। ये फ्लैट मेरा नहीं है, पार्टी का है। अब वो मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा? हाँ, आज आप पूरा रेंट दो या तो फ्लैट खाली करो बस। अच्छा, 1 मिनट। आप ये रख लीजिए। अभी ये क्या है मैडम, इतने में क्या होएगा मेरा? अच्छा, 1 मिनट, मेरे पास और है, मैं आती हूँ। ये है मेरे पास। अभी के लिए आप ये रख लीजिए। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं ये वापस ले लूँगी रेंट देके। ठीक है मैडम, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। जल्दी क्या करती साहब, उसने तो मुझे और लटका दिया। मैडम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसने मुझे उसका ज्वेलरी बेचने को कहा था। तो ज्वेलरी बेच के जो भी पैसे आए उतना दिन उनका काम चला। जब सब पैसे ख़त्म हो गए तो मैडम ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कोई एक सस्ता सा मकान दिलवाने। तो मैंने एक दूसरे एजेंट को कह के उनको इसी एरिया में एक मकान दिलवा दिया था साहब। और इस बीच में उनका पति भी वापस नहीं आया था साहब, इसलिए मैडम ने उसका मिसिंग रिपोर्ट भी यहाँ नज़दीक के थाने में लिखवाया था साहब। जी हाँ, इस नाम के एक लेडी ने अपने पति के मिस होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। 1 मिनट। ये रही। मधुर गायकवाड़? जी हाँ। जी, मेरे पति कहीं चले गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, गायब हो गए हैं वो। गायब हो गए मतलब? आपको लगता है आपके पति आपको छोड़कर कहीं चले गए? छोड़ के? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मधुर ऐसा क्यों करेंगे? मधुर तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो आएंगे, वो आएंगे ना? हाँ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है वो आएंगे। देखना, वो आएंगे। मैडम, क्या हुआ आपको? अरे मुझे तो जल्दी घर जाना चाहिए, खाना बना के रखो ना, वो तो किसी भी वक्त आ जाएंगे। मैं जाती हूँ। हाँ, मेरे समझ में आ गया था कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फिर भी उनके कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेते हुए हमने जांच शुरू कर दी। बस तब से वो वापस ही नहीं आए। आप लोग ढूंढ लेंगे ना उन्हें? हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। वैसे आपके पति की कोई फोटो नजर नहीं आ रही, आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? हाँ, शादी का पूरा एल्बम है, मैं अभी लाती हूँ। शादी की एल्बम मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी है, देखिए इसमें आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। अरे यही तो थी। फोटोज कहाँ है? फोटोज तो यही थी फोटोज। कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए, आपके पति दिखने में कैसे हैं? उनकी हाइट वगैरह? मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। आपके पास उनके कपड़े तो होंगे, शर्ट पैंट, उससे हमें उनकी हाइट का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट। कपड़ों का तो बहुत शौक है उन्हें, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। आइए,
कपड़े कपड़े कहाँ गए? शायद इधर होंगे। अरे इसमें तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं। वो हाँ, अब हो सकता है वो लंबे टूर पे गए हैं ना, इसलिए सारे कपड़े लेके गए होंगे। शादी कब हुई थी आप लोगों की? मतलब कहाँ पर हुई थी? आपके पास शादी का कोई और डॉक्यूमेंट है? मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज कार्ड या कुछ और? लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है असल में वो था ही नहीं, और अगर था तो सिर्फ उसके ख्यालों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अपने शादी से लेकर पति के गायब होने तक जितनी भी कहानी उसने सुनाई, वो सुनकर ऐसे नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही हो। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात उसको याद थी, जिसकी उम्मीद किसी पागल से नहीं की जा सकती। उसने अपने पति की जो डिस्क्रिप्शन की थी उसे हमने एक स्केच बनवाया। हवलदार, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम लोग इसे नहीं ढूंढ पाए, और ना ही इसे किसी ने पहचाना। ये भी नहीं पता कि असल में ये आदमी है भी या नहीं, या फिर उस औरत की दिमाग की उपज है। वहाँ 6 महीने पहले शैलजा नाम की औरत रहती थी, 4थे माले पर, फ्लैट नंबर 44। तुम जानते हो उसे? जानता हूँ साहब, बहुत भली औरत थी। जब यहाँ आई थी एकदम ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। यहाँ से फ्लैट खाली करने के बाद भी कितने दिनों तक रोज यहाँ आती थी। वहाँ और वहाँ बैठकर ना जाने क्या देखा करती थी वो। तुम कहाँ हो मधुर, और कितना इंतजार कराओगे? सर, ऐसी हरकत तो कोई पागल ही कर सकती है। नहीं पटेल, भले ही वो औरत पागलों जैसी हरकतें करती हो, लेकिन वो औरत पागल नहीं है। भला एक पागल औरत को मारने की कोशिश कौन करेगा? हमला करने वाला और हमले की वजह दोनों का कनेक्शन उसके पास जिंदगी से है, लेकिन एक तरीका है, हमें उस तक पहुंचा सकता है। बस यही दिया तुझे? हाँ साहब, 1 साल होने को आया तो मुझे भी इतना ठीक से याद नहीं है कि उसने मुझे क्या क्या दिया था, लेकिन जो भी कुछ दिया था साहब, एक एक करके सब बिक गया। बस ये सब चीज़ रह गई थी साहब। ये सब पे खाली सोने का पानी चढ़ा है, और ये अंगूठी तो पीतल की है, इसीलिए इसको कौन खरीदता? सर, ये जालोर राजघराने की अंगूठी है। यादव, सबसे पहले हम जालोर के राजा जी से मिलेंगे, वहां से हमें कोई क्लू जरूर मिलेगा। दरअसल ना, मेरे हस्बैंड बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। वो ना राजघराने से है, राजकुमार है मेरे हस्बैंड। राजा साहब, इस आदमी को पहचानते हैं आप? ये चेहरा कुछ देखा हुआ तो लग रहा है, पर कौन है ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। सॉरी। इस अंगूठी को पहचानते हैं आप?
इस पे आपका खानदानी चिन्ह है। याद कीजिए कि आपने कब और किसको ये दी। हाँ, इस तरह की अंगूठियां हम लोग खुशी के मौके पर अक्सर अपने रिश्तेदारों को या अपने मुलाजिमों को देते रहते हैं। अब ये मैंने किसको दी थी मैं कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं। थैंक यू। खम्मा साहब क्या हो गया? ये तो हाँ हाँ ये हमारा छोरा सुरेंद्र, हमारा छोरा। आप यकीन के साथ कह सकते हैं आपका बेटा ये? साहब, हम इसके माँ बाप हैं, पहचानने में चूक कैसे कर सकें? ये थोड़ा अलग दिख रहा है इसमें, पर वही आंखें, वही नाक। साहब, ये हमारा ही छोरा है। कहाँ है ये अभी? कहाँ है? साहब, हमारे छोरे को भगवान ने 3 साल पहले उठा लिया। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे तभी इसकी मौत की खबर आई। दरअसल वो बगैर किसी की परमिशन के राजा साहब की एक महंगी गाड़ी लेकर निकल गया और शायद कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। चोरी और एक्सीडेंट का एक ही दिन होना ये साबित करता है कि चोरी उसी ने की थी। इंस्पेक्टर, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस एक्सीडेंट में सुरेंद्र की मौत हो गई? जी सर, ये देखिए, गाड़ी खाई के इस हिस्से से नीचे गिरी है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना मुश्किल है सर। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी जब खाई में गिरी और सुरेंद्र गाड़ी के अंदर था जी, तो जब गाड़ी पाई गई खाई में तो सुरेंद्र की बॉडी क्यों नहीं मिली उसके अंदर? सर, आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन जब हम लोगों ने गाड़ी को नदी से बाहर निकाला तो उसकी विंडशील्ड और दरवाजे टूटे हुए थे, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी दरवाजों से बाहर निकल गई और पानी में बह गई। सुरेंद्र का कोई ऐसा दोस्त जिसके वो बहुत करीब था? ना साहब, वो उसका कोई दोस्त ना था, वो अकेला ही रहता था। जब छोटा था तब से वो अकेला रहता था। सुरेंद्र, आठे बेटे क्या कर रहे हैं? जाके तू भी खेल उनके साथ। मैं और इन चिमड़ों के साथ खेलूंगा ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे? खेल क्यों नहीं रहे उनके साथ? थारे बराबर के तो है सारे। आपकी बराबरी के होगे, मेरी बराबरी का तो उनमें से कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। अरे छोरा सुन तो। अटे खाली एक ही चीज थी साहब जिससे उसे लगाव था, और वो था राणा साहब का महल। वो पूरा दिन महल के चक्कर ही लगाता था, और एक दिन दरबान, जाओ जाकर ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, किसी को छतरी लेकर भेजो हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए। धूप में चलने की आदत नहीं है हमें। है ये केक कर रहे छोरा, राजा राजा खेल रहे मेरा बच्चा। आप यहाँ क्यों आए? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, पीछा करते हो क्या? अरे देखा तो क्या हो गया बेटा? छोड़ो ना। अरे सुरेंद्र सुन, जब बालक से जवान हुआ तब भी कोई बदलाव नहीं आया उसमें, वैसे कि वैसा ही था। कभी सस्ती चीजें उसे पसंद ही नहीं आई, महंगी चीजें, महंगी इत्तर वाली बोतल। हमारी इतनी औकात ना थी, लेकिन हमारा इकलौता छोरा था तो हम घर की चीजों में कटौती करके हम उसके शौक पूरा करने की कोशिश करते थे जितना कर सकते थे।
समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो हम जैसे गरीबों के घर में कैसे पैदा हो गया। और एक दिन अचानक वो हमें छोड़ के चला गया। और छोरा सुरिंदर हमें छोड़ के चला गया। मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गोरे लंबे, प्रिंस है ना, इसलिए बिल्कुल प्रिंस जैसे दिखते हैं। 3 साल पहले जिस आदमी की मौत हो चुकी है उससे शैलजा की शादी कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि ये सब शैलजा के दिमाग का वहम है। नहीं यादव, ये शैलजा के दिमाग का वहम नहीं है, क्योंकि ये आदमी अपनी मौत से पहले जालोर में रहा और जालोर में ही इसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि शैलजा ने इसे देखा कहाँ? ना तो ये सेलिब्रिटी है ना हीरो है, इसकी तस्वीर ना तो मैगजीन में छपी ना अखबार में। और जब शैलजा ने इसको देखा ही नहीं तो फिर इसका स्केच कैसे बनवाया? तो आपको क्या लगता है? पॉसिबिलिटीज बहुत है यादव। हो सकता है सुरेंद्र की शक्ल शैलजा के पति से मिलती है, या फिर क्या? या फिर जिस सुरेंद्र को उसके माँ बाप और पूरा जालौर मुर्दा मानता है, दरअसल वो जिंदा है। और मेरी अपनी राय है कि वो इंसान जिंदा ही है। आखिरकार पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ लिया जिसका स्केच शैलजा के बताए अनुसार तैयार करवाया गया था और जिसके बारे में शैलजा का दावा था कि वो उसका पति है। पुलिस को यह शख्स राजस्थान के एक छोटे से शहर जालोर में मिला था। उसका नाम सुरेंद्र था, पर उसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, यानी कि शैलजा की शादी से भी काफी पहले। तो फिर वो शैलजा का पति कैसे हो सकता था? इसके अलावा ना तो कभी शैलजा जालोर गई थी और ना ही सुरेंद्र कभी मुंबई आया था, और ना ही सुरेंद्र कोई जानी मानी शख्सियत थी कि जिसकी तस्वीर शैलजा ने किसी अखबार या मैगजीन में देखी होती। तो फिर शैलजा ने उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया? क्या रिश्ता था इस मरे हुए शख्स के साथ शैलजा का? दरअसल हमने शैलजा की फ़ोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई थी। आपने जिस पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी वहीं से हमें पता चला और हमने आपको इन्फॉर्म किया। लेकिन उसकी ये हालत की किसने? ये जानने के लिए हमने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया, क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए। शैलजा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दोनों के पास में, प्लीज़ हमारे साथ में शेयर करिए। बाइपोलर डिसऑर्डर है उसे, उसका इलाज भी चल रहा था। पर पागल नहीं थी वो, बहुत ही समझदार और होशियार है, लेकिन इस बीमारी के चलते छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था उसे। और सर, अपने जो आखिरी दिन हमारे साथ उसने बिताई, अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। अच्छा जी, एनीवेज मुझे ज़्यादा कवर अप करके मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें मैं बुद्धू ही दिखती हूँ, है ना? हाँ बच्चू, कल मिलते हैं ना तो मैं अच्छे से बताती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मेरी ताका झाकी कर रही हैं? क्यों मॉम, मैं आपको कोई क्रिमिनल दिखती हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं रहता है, तो मैंने सोचा पूछूं कि किसका फ़ोन है। लेकिन क्यों? मेरा कमरा, मेरा दरवाज़ा मैं बंद रखूँ या खुला रखूँ, ये मेरी मर्जी है। ऊपर से मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मॉम कि आपको सब कुछ बताऊँ मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। ओह गॉड, उसके कुछ ही दिनों बाद घर में रखा सारा पैसा जेवर लेकर ना जाने वो कहाँ चली गई। यानी कि भाग गई? इस स्केच को ध्यान से देखिए। क्या ये वही लड़का है जिसके साथ में शैलजा भागी?
नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। ध्यान से देखिए। हम इसे नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई थी। आपकी बेटी ये दवाइयाँ खा रही थी, अपने इलाज के लिए यही दवाइयाँ खाती थी वो? ये वो दवाइयाँ नहीं। कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया हमारी बेटी ने, ना ही कभी कोई दुश्मन रहा उसका। फिर ये शैलजा पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में आगे बढ़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट, या फिर ये कहें कि जिस पर शैलजा की इस हालत को लेकर शक किया जा सकता था, वो आज से 3 साल पहले मर चुका था। इस केस की फाइल रोज दर्ज होते नए गुनाहों की फाइलों के नीचे दबती जा रही थी, और शायद हमेशा के लिए वहीं दबी रह जाती अगर इस घटना के 6 महीने के बाद इससे मिलता जुलता एक और हादसा ना हुआ होता। तुम जाती हो यहाँ से कि पुलिस को बुलाओ? साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए साहब। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब। तुम ऐसे नहीं बोलो, रुको। मैं झूठ नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, सब पता लग जाएगा। जाने दीजिए ना भैया। अगर इसने पैसे खर्च कर दिए तो पुलिस को बुलाने से वापस नहीं मिल जाएंगे हमें। पर आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ है, प्लीज इसे और मत बढ़ाइए। ठीक है, और तुम इस एरिया में नजर आई ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, मैं देखती हूँ, तो जाना। आंटी जी, ज्योति है घर पर? नहीं, बिजी है वो, शादी है उसकी। हमारा भी कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। ये लो, ये मैंने मेरे भाई के घर से चुराए हैं। ये वो पैसे हैं जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी के लिए रखे थे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज वो फोटोग्राफ्स मुझे वापस कर दो। जाओ। भैया, वो मैं गांव की जमीन बेचना चाहती हूँ। क्यों? हाँ, वो जमीन हम दोनों के नाम पर है, उसमें से मैं अपना हिस्सा बेचना चाहती हूँ। लेकिन किस लिए? हाँ? कोई जरूरत है पैसों की? सारा खर्चा उठा तो रहा हूं, ज्योति की शादी भी करवा रहा हूं, उसके लिए तो बैंक से लोन भी लिया है। अगर तुम्हें कोई शादी में कमी नजर आ रही है तो बताओ। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती आपके ऊपर। बोझ? तुम्हारे पति के मरने के बाद से जिम्मेदारी उठा रहा हूं तुम दोनों की। आई एम सॉरी भैया, मैं वो जमीन बेच कर रहूंगी। सॉरी। ज्योति क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। लोग तुम्हें इस जैसे लड़के से बात करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मम्मा, इस जैसे लड़के से मतलब? हम लोग जब से यहाँ रहने आए हैं तब से अशोक को जानते हैं, और ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय? बहुत समझ है ना तुम्हें गुड और बैड की। मैं कह रही हूँ घर जाओ। मम्मा, आपको क्या हो गया? आप ऐसे बोल रही हूँ ना, घर जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो इससे बात करने की? क्यों इतना डर रहे हो आंटी? मैंने आपको बताया तो था मेरा कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ। दूर का। ज्यादा परेशान मत हो आप। बस बंद करो अपनी और औकात में रहो, समझे तुम? तो क्या करूं? मुझसे अब और रहा नहीं जाता आंटी। मम्मी पापा गए बैंगलोर,
तो आज रात आ जाइए ना। 1 मिनट, कुछ है मेरे पास? नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। बस आप आ जाना आज रात, ठीक है आंटी? ओके, सी यू आंटी। हे भगवान, बस अब ज्योति की शादी अच्छे से करा देना। माला को 2 लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। एक था अशोक, जो उसके राज को राज रखने की कीमत उसका शारीरिक शोषण करके वसूल कर रहा था, और दूसरा था वो रहस्यमय इंसान जिसकी पहचान अब पुलिस के सामने आ चुकी थी। क्या ये इंसान सुरेंद्र ही था? और अगर हाँ, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था और कहां था? और अगर ये सुरेंद्र नहीं था तो फिर कौन था? और क्या उसके हाथों मजबूर होकर माला का उठाया गया एक कदम सही था? काश के माला ने खुदकुशी करने की बजाय पुलिस के पास जाने का फैसला किया होता, तो आज ना सिर्फ माला जिंदा होती, बल्कि ये मुजरिम भी पुलिस की गिरफ्त में होता। माला का किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, घर में या घर के बाहर कहीं? कुछ दिनों पहले बहस हुई थी जी हम दोनों के बीच में। दरअसल एक जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको लेकर वो अपना हिस्सा बेचना चाहती थी और मैं उसके खिलाफ था जी। क्यों बेचना चाहती थी वो उस प्रॉपर्टी को? क्या पैसों की जरूरत थी उन्हें? यही बात तो मैंने भी पूछी थी, लेकिन उसने कुछ साफ साफ बताया नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी भांजी ज्योति की शादी थी जी, सारा खर्चा मैं ही उठा रहा था, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी मैंने लिया। फिर माला को पैसों की क्या जरूरत थी? उस रात आखिर हुआ क्या था? माला, कहां से आ रही हो इतनी रात को? क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? माला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे माफ कर देना। ज्योति को भी कहना कि अपनी माँ को माफ कर दे। पर क्या हुआ? उससे कहना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। माला, माला, माला! पता नहीं सर ऐसी क्या बात थी कि उसने मेरी आंखों के सामने। पिछले कुछ दिनों से माँ बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती थी, और उस दिन अशोक से सिर्फ बात करने पर वो मुझ पर इतना नाराज हो गई। पता नहीं सर वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये तो श्योर है सर कि माला आंटी को कुछ तो हुआ था। जब से ज्योति की शादी तय हुई है, पता नहीं क्यों मैं जब भी ज्योति को देखता था या फिर स्माइल भी करता तो माला आंटी ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और उनकी शादी तोड़वा दूंगा, जबकि मैं तो ज्योति को अपनी सिस्टर मानता हूँ सर। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी मुझे काम से निकाल दिया। कमला, मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की है,
मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी दूसरा काम दिलवाने में। मैडम, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर साहब को बोलिए ना, कितनी पुरानी हूँ मैं यहाँ पर। अगर किसी को भी कुछ भी पता चल गया तो मेरा नाम पूरा मोहल्ले में खराब हो जाएगा मैडम। मैंने कहा ना, मैं दिलवाऊंगी तुम्हें दूसरा काम, यकीन करो मुझ पर। पर मैडम, पर प्लीज प्लीज अब यहाँ से जाओ। मुझे नहीं पता साहब, जब माला मैडम को पता था कि मैंने पैसे चुराया ही नहीं तो फिर उन्होंने रंजित साहब को क्यों नहीं बोले? सर ये तो सिंपल सा सुसाइड केस है। माला के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था या हो चुका था जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। और दूसरी खास बात, माला का अपने भाई रंजीत से प्रॉपर्टी बेचने को लेकर लड़ना, जबकि उसकी बेटी की शादी का सारा खर्चा वो उठा रहा था। सर माला ने अपने नौकरानी को ये बताया था कि वो जानती है उसने चोरी नहीं की है, लेकिन जब रंजीत ने नौकरानी को काम से निकाला उसने उसका विरोध तक नहीं किया। इससे तो एक ही कहानी निकल कर आती है कि माला को किसी खास रीजन से पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम लगा नौकरानी पर। और शायद उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, उसने अपने भाई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा, भाई नहीं माना तो उसने सुसाइड कर लिया। इस कहानी की आखिरी कड़ी उस जगह से जुड़ी हो सकती है जहां खुदकुशी से पहले माला सबसे छिप कर गई थी। एक काम करो, माला के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर सर माला के कॉल रिकॉर्ड्स को स्कैन किया तो पता चला इसमें सारे नंबर या तो रिश्तेदारों के या किसी करीबी, सिवाय इन 2 नंबर से। सर ये जो पहला नंबर है इसका माला के साथ डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन है नहीं, मगर हर हफ्ते इस नंबर से फ़ोन ज़रूर आता था, और अब ये नंबर स्विच ऑफ। और दूसरा? सर दूसरा नंबर अशोक का है। एक काम करो, इस लड़के अशोक को बुलाओ और ये नंबर चेक करो दूसरा किसका है। सर सर मेरी क्लास है सर, क्लास जाना है सर। सर लेकिन हुआ क्या सर? सर हुआ क्या तो बताइए सर। अरे सर क्लास जाना है सर। माला आंटी को कंप्यूटर सीखना था सर, तो मिलने का टाइम डिसाइड करना था, मैंने मैसेज किया था सर। अच्छा, वैसे किस रॉयल फैमिली से हो? वो तो सर हमारे बीच का मजाक था सर। माला आंटी जब भी मुझे देखती थी तो कहती थी कि तुम रॉयल फैमिली के दिखते हो, तो मैं भी कभी मैसेज कर देता था सर। बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? यहाँ सब बेवकूफ़ हैं। ना तो उन मैसेजेस की भाषा मजाकिया है और ना ही उनका कंप्यूटर ट्यूशन से कोई कनेक्शन दिखाई देता है। उन्हें पढ़कर साफ समझ में आता है या तो वो किसी को धमकी देने के लिए या डराने के लिए भेजे गए हैं। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो, इसका मोबाइल लो, साइबर सेल भेजो, देखें क्या निकलता है। सर आप चेक कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं सर इसमें। देखते हैं। एक काम करो, इसको बाहर बैठाओ और जब तक परमिशन ना दूं वहां से हिलना मत। सर आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते सर मेरे साथ। ये सवाल है या इन्फॉर्मेशन? दोनों ही कंडीशन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो हमारे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो शक के बिना पर गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। बात समझ में आई? लेके जाओ इसको, नजर रखना इस पे। अच्छा सुनो, इस अशोक के घर वालों को बुलाओ, इसे सामने बिठाकर उन्हें बताओ इसके और माला के अफेयर के बारे में। इसके अलावा इसके प्रिंसिपल को बुलाओ, इसके खास दोस्तों को बुलाओ, सबको बुलाओ। तो लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ये बात बाहर निकलेगी, और अगर ये बात फैल गई तो इसे कॉलेज से रस्टिकेट भी कर सकते हैं। इसके साथ आगे क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत की मौत हुई है, मौत, और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए अगर मुझे इस जैसे 2-3 लोगों को यूज भी करना पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फोन लगाओ। सर बात हो गई मेरी साइबर सेल से, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद लॉकअप, फिर जेल। मत बताओ। सर प्लीज़ सर, मैंने माला आंटी को नहीं मारा सर प्लीज़ मुझे जाने दो। एक बार सर मैं ट्यूशन से घर जा रहा था,
क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यार मैथ्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है यार। मैथ्स हमें तो मिस्टर प्रोफेसर सिन्हा है ना वो पढ़ाते थे। हाँ। और वो इतने फनी हैं, बिलीव मी। हाँ भैया जरा इधर आओ। आई। और वो पढ़ाते पढ़ाते पता अच्छा नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स के नोट्स है तुम्हारे पास? मिलेंगे क्या? हाँ मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। किसी रणबीर नाम के आदमी से चैट करती थी सर, और मुझे याद है उसने लिखा था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। सर वीडियो थी सर, घर पे चुपचाप बैठना चाहिए ना, क्या ज़रूरत है बाहर जाके अफेयर करने की? और जब कर ही रही थी सर तो मैंने भी ट्राई कर लिया, इसमें बुरा क्या है? और सर सुसाइड उसने किया, मेरी क्या गलती है उसमें? नहीं तुम्हारी क्या गलती, तुम तो मासूम हो, है ना? अब तक तो मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ ब्लैकमेलिंग का चार्ज लगाने वाला था, लेकिन अब इसके साथ साथ आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने की कोशिश करने का चार्ज भी लगेगा। और जब कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गलती क्या थी। लेके जाओ इसको। सर, अशोक के फोन से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर कर लिया गया। फोटोग्राफ्स, मैसेजेस, चैट्स सब इस फोन में ट्रांसफर कर लिए। ये क्या है? ये देखो, ये इस ब्रेसलेट पे एक निशान बना हुआ है। आजकल ये बनता नहीं है सर, हाथ की बहुत ही उम्दा कारीगरी है ये। और ये जो निशान है ये राजस्थान के जालौर के राजघराने का निशान है। जालौर राजघराना? राइट सर। जिस अकाउंट के साथ माला चैट किया करती थी उसने भी लिखा था कि वो किसी राजघराने को बिलोंग करता है। सर उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया और उससे रिलेटेड सारी कंप्यूटर फुटप्रिंट्स भी डिलीट कर दी गई। उस अकाउंट को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। और सर जो दूसरा नंबर था जिससे माला को हर हफ्ते फ़ोन आया करता था वो भी नंबर ट्रेस कर लिया गया। वो नंबर नोएडा के किसी शशि मारवा का है। इस मारवा को बुलाओ, इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सुसाइड से। सर जी सर, ये मेरा ही नंबर है जिसका बिल मेरे मोबाइल यूजेज से कहीं ज़्यादा आ रहा था। सर इस मामले में मेरी मोबाइल कंपनी के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है। सर जब मैंने आइटमाइज बिल चेक किया तब उसमें मैंने कई सारे ऐसे नंबर्स देखे जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं और ना ही कभी मेरी उनसे बात हुई है। ये कैसे हो सकता है? सर मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब पॉसिबल है। सर जिस तरह कोई हैकर किसी कंप्यूटर या ईमेल अकाउंट को हैक कर सकता है उसी तरह एक सिम का क्लोन बनाकर भी हैक किया जा सकता है। यानी आप माला नाम की किसी महिला को नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है मिस्टर मारवा, आप जा सकते हैं, मगर आपकी फिर से ज़रूरत पड़े तो फिर आपको आना पड़ेगा। जी सर, श्योर, थैंक यू। इस आदमी पे नज़र रखो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है और वो है अशोक के मोबाइल से रिकवर की गई रणबीर की फोटो। फोटोग्राफ तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन सुरेंद्र की मौत तो आज से तकरीबन 3 साल पहले हो चुकी है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेंद्र? जी हाँ, इसका नाम सुरेंद्र है और अब से कोई 6 महीने पहले मुंबई पुलिस भी किसी केस के सिलसिले में इसे यहाँ तलाश करने आई। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयाँ ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी। कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयाँ दे रहा है? पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है असल में वो था ही नहीं। सर ये जालौर राजघराने की अंगूठी है। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे तभी इसकी मौत की खबर आई। हम अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये सुरेंद्र ही है और जिंदा है या फिर उसके जैसे दिखने वाला कोई और। ओके, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। आखिर ये आदमी है कौन? इसने पहले मुंबई में क्राइम किया, फिर दिल्ली में, और दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हुए। जालौर के राजघराने की निशानी का इस्तेमाल करता है और अपने से मिलने वाली महिलाओं के सामने खुद को राजघराने का सदस्य बताता है। इसकी शक्ल के अलावा ये वो दूसरी बातें हैं जो मुंबई और दिल्ली के मामलों को कनेक्ट करती हैं।
पता लगाना होगा कि शैलजा के साथ किया क्या था इसने। मुंबई की शैलजा के केस की तरह दिल्ली की माला के केस के तार भी राजस्थान के जालौर से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जालौर का सुरेंद्र, जिस पर इन दोनों मामलों में दोषी होने का शक किया जा रहा था, वो 3 साल पहले मर चुका था। तो फिर क्या मुजरिम कोई और ही था? इस मुजरिम की असली पहचान भले ही अब तक ना हो पाई हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि वो जो कोई भी था बहुत ही होशियार और शातिर था। इतना शातिर कि इसने माला से बात करने के लिए भी अपना नहीं बल्कि किसी अजनबी के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था, उसका क्लोन बनाकर। और माला की मौत के तुरंत बाद उसने इंटरनेट और उस चैटिंग साइट से वो सारे क्लू मिटा दिए जिसके सहारे पुलिस उस तक पहुंच सकती थी या फिर पहुंचने की कोशिश कर सकती थी। ये कोई साधारण मुजरिम नहीं था, इसलिए इसे पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी तहकीकात में इस्तेमाल किए गए आम तरीकों से कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, थैंक यू। सर, मुंबई पुलिस से कुछ पता चला? बहुत कुछ। ये आदमी पहले औरतों को अपने प्यार का यकीन दिलाता है, उनका इस्तेमाल करता है, फिर उन्हें छोड़कर दूसरे किसी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। दिल्ली की माला से पहले इसने मुंबई की शैलजा को अपना शिकार बनाया और अब पक्का ये किसी दूसरे शिकार की तलाश में हो। इससे पहले कि ये किसी और मासूम जिंदगी के साथ खेले, हमें इसे रोकना है। लेकिन सर, हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या लीड नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में 2 खास बातें जानते हैं। पहली ये कि वो चैटिंग साइट्स के जरिए अपने शिकार को चुनता है, जैसा इसने माला के साथ किया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी फोटोग्राफ। इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि इसने अभी तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की औरतों को ही अपना शिकार बनाया। शायद इस बार भी ये ऐसे ही किसी बड़े शहर को चुने। एक काम करो, सुरेंद्र, रणबीर, जो भी इसका नाम है, इसकी फोटोग्राफ को एनलार्ज करवाकर इंडिया की सभी मेट्रो सिटीज की पुलिस को भेजो और उनसे कहो कि अपने शहर के हर थाने के साथ इसकी फोटोग्राफ शेयर करें। सर, इंटरनेट पर प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपनी पहचान बदलकर लोगों को गुमराह कर सकता है, उनका विश्वास जीतकर उनका फायदा उठा सकता है, उन्हें अपना शिकार बना सकता है। यही सुरेंद्र ने माला के साथ किया था और अब पुलिस उसकी इसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही थी। युवा और सुंदर दिखने वाली महिला पुलिस ऑफिसर्स के झूठे प्रोफाइल्स बनाकर उन्हें अलग अलग चैटिंग साइट्स पर एक्टिव कर पुलिस ने सुरेंद्र के सामने दाना डाल दिया था, या फिर यूं कहिए कि अंधेरे में एक तीर चला दिया था जिसके निशाने पर लगने और ना लगने की संभावनाएं बराबर की थी। और साथ ही पुलिस को बेसब्री से इंतजार था शैलजा के होश में आने का, ताकि अगर उनका ये तीर निशाने से चूक जाए तो वो शैलजा की मदद से इस शातिर मुजरिम तक पहुंच सके। और तभी एक दिन डॉक्टर, क्या हुआ शैलजा? शायद आपकी दुआओं का नतीजा है जो आपकी बेटी कोमा से बाहर आ गई। शी इज आउट ऑफ कोमा। सर, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है पुणे से। ये देखिए। प्रोफाइल में नाम जयंत बता रहा है। इसकी बाकी की डिटेल्स हमारे टारगेट से काफी मैच करती है सर। गुड, चैटिंग शुरू करो, मगर कोई जल्दबाजी मत करना। जरा भी उतावलापन नजर आ गया तो उसे शक हो सकता है। बहुत होशियार है। ओके सर। शुरू करो। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस बात का लगभग यकीन था कि इस महिला पुलिस अधिकारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला और उससे चैटिंग करने वाला सुरेंद्र ही है, लेकिन पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। और अब सुरेंद्र की ये तलाश 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बन चुका था। इंतजार था तो सुरेंद्र की तरफ से पहल का, जो कि उसने की।
दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए किसी ने भेजा है। वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन जिसने ये भेजा है वो खुद नहीं आए। मैम एक्चुअली उन्होंने ये नोट भेजा आपके लिए। मैं आई? श्योर। अपनी प्रोफाइल से भी कहीं ज़्यादा प्यारी हैं आप। आई होप कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैम, कैन आई सर्व? श्योर। माय सिंसियर अपॉलजी आपको इंतजार कराने के लिए। नो प्रॉब्लम। गार्लिक ब्रेड विद क्रीम। वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग मोर? नो थैंक यू। द प्रीवियस ऑर्डर। चीयर्स। चीयर्स। वैसे खाने को लेके आपकी चॉइस बहुत ही रिफाइंड है, बिल्कुल इस शैंपेन की तरह। खाना हो या जिंदगी, मुझे सिर्फ बेस्ट चीज़ें ही पसंद आती हैं। वैसे मुझे लगता है लाइफ में इंसान को कभी समझौते नहीं करने चाहिए। करेक्ट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सो आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेडीज फर्स्ट। अगर मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी तो आगे जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और इस डेट का सारा मजा चला जाएगा। शैल आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, मुझसे ही शुरुआत करते हैं। नाम तो जानती हैं आप, इसके सिवा मैं राजस्थान के एक रॉयल फैमिली से हूँ। वैसे उनकी सोच काफ़ी पिछड़ी थी, इसलिए मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया और यहाँ पुणे में शिफ्ट हो गया। वैसे यू नो व्हाट, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, बट आपसे मिलकर मुझे लगा नहीं कि ये हमारी पहली मुलाकात है ना? इट मीन्स हमारी सोच के साथ साथ हमारी फीलिंग्स भी बहुत मिलती है। तो हम फिर मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, सिर्फ हम। व्हाट से? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अकेले मिलने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। करेक्ट? तो चलिए आपके नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम? जयंत, रणबीर, मधुर या सुरेंद्र? कौन है आप लोग? पुलिस। तेरा असली नाम तो पुलिस स्टेशन चल के बताएगा। चल चल चल। देखिए मैंने कहा ना, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे आप लोग। हम जानते हैं। तो जाने दीजिए मुझे। ऐसे कैसे जाने दे मिस्टर सुरेंद्र, या जो भी नाम है आपका। इस वक्त हमारे साथ कोई है जो आपके जुर्म को साबित कर देगा। मिलना चाहेंगे? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता। यही है, यही है वो। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ? मैं मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर। क्यों किया? क्यों किया? यही वो औरत है ना जिसको तूने गलत दवाइयां दी, जिस पर तूने अटैक किया? हा? यही वो औरत है ना? अब इसको जिंदा देख के हैरान क्यों है? चल बता। मैं राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मरकर राजा की जिंदगी तो जी सकता था ना। इसलिए मैंने एक प्लानिंग बनाई। अपनी कार को खाई में फेंक दी और सारे गहने लेकर के वहां से भाग गया। फिर शैलजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उससे सारे पैसे लिए और हमेशा दवाइयों के ओवरडोज देता रहा ताकि मेरे पीछे कोई सबूत न रह जाए। लेकिन एक दिन उसने मुझे देख लिया
हाँ बस थोड़ा ही दूर हो रहा है, पहुंच जाएंगे। मदर 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 होशी मदर नहीं कोई नहीं। मदर 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 दरवाजा खोलो मदर 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 दरवाजा खोलो मदर 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 दरवाजा खोलो मदर। शैलजा मेरे लिए खतरा बन चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ट्रेस मेरे पीछे छूटे, इसलिए उसकी मौत को एक्सीडेंटल दिखाने का प्लान बनाकर मैं उसके घर पहुंचा। पता यहाँ पे सब मुझे पागल बोलते, कहते थे कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन पता है मैंने सबको बोला कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। और देखो आप आ गए ना। अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरा पति आ गया। अब देखो सबको बताती हूँ। बहुत बोल रही थी ना उस दिन वो, देखना अब जाके सबको बताऊंगी, तब सबको यकीन आएगा। उस दिन तो वो बड़ा बोल रही थी, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। बहुत बोल रही थी ना उस दिन, पागल बोल रही थी, पता है मुझे। मैं शैलजा की चीख सुनकर के डर गया था, मुझे लगा मैंने उसे मार दिया है और फिर मैं वहां से भाग गया। और माला? मैं और माला एक ऑनलाइन चैटिंग साइट पर मिले थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम शैलजा से मिले थे। जिस तरह तुमने शैलजा का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह तुमने माला का भी इस्तेमाल किया, उसे ब्लैकमेल भी किया। हाँ, ये देखो कितना अच्छा पोर्टफोलियो है तुम्हारा। सेक्सी ना? मुझे अपने लिए नहीं, फोटोग्राफर के लिए चाहिए। वो क्या है ना कि इतनी अच्छी फोटोज जो खींची है, देखो तुम खुद देखो, लवली। देखो तुम कितनी क्लोज हो मेरे से, और ये वाला, इसमें तो बिल्कुल। सिर्फ पैसों की कमी को पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था मैं, जो ये औरतें मुझे दिला सकती थी, बस इसलिए। और ये सब तुमने पैसों के लिए किया ना? कहाँ हैं पैसे? कहाँ हैं? कहाँ हैं? आखिरकार 3 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान पुलिस के आपसी सहयोग और उनकी महीनों की मेहनत के बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। शैलजा की जान बच गई, लेकिन माला को नहीं बचाया जा सका। लेकिन सुरेंद्र की गिरफ्तारी से उन कई महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया गया, जो सुरेंद्र के आजाद रहने से उसका शिकार बन सकती थी। और सोशल नेटवर्किंग के इस युग में तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी के करीब जाने और किसी को अपने करीब आने देने में थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि ये वो माध्यम है जहां पर आप उतना ही देख सकते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। ये कहानी सबक है उन सभी लोगों के लिए जो बिना तथ्यों की जांच परख के किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। दूसरों को धोखा देने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोई भी अपनी असली छवि से अलग एक दूसरी ही छवि गढ़ सकता है। ऐसे में दिमाग का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ दिल के कहने पर चलना और किसी भी तरह का संबंध जोड़ने में जल्दबाजी दिखाना खतरनाक साबित हो सकता है, और कई मामलों में जानलेवा भी। इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी असली पहचान और उससे जुड़े तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।